सही है। हिंद स्वराज में तो गांधी जी अस्पतालों के खिलाफ ही लिखते हैं। वो कहते हैं कि आप इतने स्वस्थ रहिए, मतलब डॉक्टर का होना ये आश्वासन है कि हम ज्यादा उपभोग कर सकते हैं। मैं बीमार हो जाऊंगा तो डॉक्टर बैठा है तो उपभोग भी ज्यादा करते हैं। तो मुझे गांधी जी की बात भी याद आई, और वो भी एक मतलब सबसे बड़े डॉक्टर के तौर पे उभरते दिख रहे हैं आज भी। अब गढ़चिरौली की ओर चलते हैं। गढ़चिरौली को आपने क्यों चुना? सबसे पहली बात कि ये मेरा ये जगह है जहाँ पे मैं पूरी ज़िंदगी काम करूँगा, या काम करते करते वहाँ पे बस गए, रच बसे। तो क्या देखा, और ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे काम करना है, चाइल्ड मोर्टालिटी पे काम करना है, या इसी जगह, तो वो आपका जो तारतम्य है, ये कौन सी धुन आपको सुनाई दी वहाँ पे जाके जो हम शायद नहीं सुन पाए, कोई शायद सुन नहीं पाया होगा उस टाइम पे? आप मुझे बताइए। देखिए, गढ़चिरौली जो है नागपुर से 200 किलोमीटर दक्षिण में और बस्तर की सीमा से बॉर्डर करता हुआ महाराष्ट्र का सबसे आखिरी जिला, बम्बई से 1000 किलोमीटर दूर, आदिवासी जंगल से ढका हुआ उस ज़िले को पुराना जो चंद्रपुर ज़िला था उसको बाइफरकेट करके जंगल का आदिवासी पिछड़ा हुआ इलाका, इसलिए गढ़चिरौली को अलग ज़िला 1982 में बनाया गया। पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र में सबसे कम। महाराष्ट्र के गवर्नमेंट सर्विस में इसको काला पानी कहते हैं। अच्छा। कि अगर शिक्षा देनी हो, किसी को सज़ा देनी हो तो गढ़चिरौली भेज देंगे, तो जैसे काला पानी पे सज़ा मिल गई। हम जब 84 में यूएस से लौटे तब वो जो बीरबल की कहानी, जी अंधेरा जहाँ है वहाँ जाना चाहिए, जहाँ लाइट है वहाँ रह के क्या फ़ायदा, और वो गांधी जी का वो वाक्य कि भारत के देहातों में जाओ, तो कहाँ जाएं? तो महाराष्ट्र का सबसे पिछड़ा इलाका कौन सा है, वहाँ जाएंगे। ऐसे सोचा कि जहाँ पे ज़रूरत सबसे ज़्यादा होगी, तो नेचुरली गढ़चिरौली वैसा था, इसलिए गढ़चिरौली जाने का तय किया। गढ़चिरौली में जंगल थे, गढ़चिरौली में आदिवासी थे, गढ़चिरौली में बीमारियाँ थी, गढ़चिरौली में नक्सलाइट भी थे, गढ़चिरौली में शेर भी थे, सांप भी थे, मलेरिया भी था, सब कुछ था। तो बड़ी चैलेंजिंग जगह थी। चैलेंज लेने में मज़ा होता है, तो इसलिए गढ़चिरौली इसलिए जाने का सोचा कि वहाँ कुछ असर कर सकेंगे, कुछ डिफरेंस कर सकेंगे, नहीं तो ऐसे ही मर जाएंगे। तो अपनी ज़िंदगी का मकसद कहाँ मिलेगा? जहाँ प्रॉब्लम है, नीड है, वहाँ मिलेगा, इसलिए गढ़चिरौली जाने का तय किया। तो गढ़चिरौली में जो चैलेंजेस हमने लिए, वो चैलेंजेस कैसे चुने, इसके 3 तरीके हैं। एक तरीका कि लोगों को पूछना। शुरू में जाते जाते अपने मेडिकल अहंकार में मैंने एक ब्लेंडर की। एक मरीज दिखा, उसका मैंने पहला डायग्नोसिस किया, ये सिकल सेल की बीमारी है, और उस ज़िले में तब तक ये डायग्नोसिस हुआ नहीं था। अच्छा। तो डॉक्टर के लिए तो कॉलर टाइट हो गई। पहला केस ढूंढ के निकाला, अमेरिका से तभी लौटा था, तो अब इस पर रिसर्च करेंगे। तो ज़िले का सैंपल सर्वे किया, उसमें दिखाया कि 15% लोगों को सिकल जीन है, वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया। गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया कि अब गढ़चिरौली में हम आदिवासी मेडिकल रिसर्च सेंटर शुरू करेंगे। कुछ नहीं किया। वो सेंटर शुरू किया वो पूना में। क्यों? क्योंकि रिसर्चर गढ़चिरौली आना नहीं चाहते थे, वो पूना में रहना चाहते थे। तो हम आदिवासी नेताओं के पास गए, गाँव के सरपंचों के पास गए कि भैया आदिवासी तो यहाँ पे हैं, तो सिकल तो यहाँ मिली है, तो आप कुछ ज़रा आवाज़ करो। तो उन्होंने हमारी ओर ऐसे बिल्कुल ब्लैंकली देखा और कहा कि डॉक्टर, हमने कभी कहा था कि सिकल हमारी समस्या है? ये आपकी समस्या है। आप आए, आपने कहा सिकल है, हमको तो ये परेशानी कुछ थी नहीं। अब एक बूंद खून आपने मांगा, हमने सोचा क्यों डॉक्टर नए आए हैं, इनको क्यों बेचारे को, इनको क्यों नर्वस करें। हमने एक बूंद खून दे दिया, इससे ज़्यादा हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये ज़िंदगी का बड़ा लेसन मिला कि अपनी दिमागी उत्सुकता या खुजली से लोगों पे समस्याएं मत ला दो। उनको पूछो तो सही कि भैया आपको किस समस्या की तकलीफ़ है। तो अब इससे सीखे और लोगों की ट्राइबल हेल्थ असेंबली बुलाई। 50 गाँवों के, हर गांव से 8-8 प्रतिनिधि बुला के 2 दिन चर्चा करके उन लोगों ने कहा कि हमारी ये समस्या, उनको हमने कहा था कि आप बताइए कि आपकी कौन सी समस्या है स्वास्थ्य की, जिनके लिए हम कुछ करें।
तो उन्होंने जो 4-5 समस्याएं बताई, पिछले 25 साल से बस उतना ही हमारे लिए एजेंडा है, उन्हीं 5 समस्याओं पे हम काम कर रहे हैं। लोगों को पूछने से आपको रियल प्रायोरिटी के प्रॉब्लम मिलते हैं। तो एक तरीका, किस प्रश्न पे काम करो जिसकी लोगों को ज़रूरत है, वो ज़रूरत किस चीज़ की है तो लोगों को पूछो, नंबर 1। नंबर 2, कभी कभी ज़िंदगी में समस्याएं आपके सामने आके खड़ी हो जाती है, आप प्लान नहीं करते, लेकिन ये जीवन की सुंदरता है। अब वहाँ गढ़चिल में हम रह रहे थे, एक बरसात की अगस्त माह की एक रात को अचानक मेरे घर पे नॉक हुआ। उठा, दरवाज़ा खोला, 2 आदिवासी औरतें धाड़ से बीच में आई, घर में आई। बारिश हो रही थी बाहर, उनके हाथों में एक छोटा सा बिल्कुल सिमटा हुआ बच्चा, सिकुड़ा हुआ, 1-2 माह का होगा, और बड़ी मुश्किल सांस। उसको मैंने मेरे ही बेड पे लिटाया, जांच रहा हूँ इसको माल न्यूट्रिशन है, इसको डायरिया है, डिहाइड्रेशन है, इसको न्यूमोनिया है, मैं डायग्नोस कर ही रहा हूँ मन में, उतने में उसने सांस बंद कर दी, मर गया। अब मेरे ही सोने के बेड में एक बच्चा मर जाए और आप कुछ कर ही नहीं पाओ, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। उन औरतों को पूछा कि इतना देरी से क्यों आए, तो लंबी कहानी थी, लेकिन वो सिर्फ 4 किलोमीटर दूर रहते थे। लेकिन गांव में अंधश्रद्धाएं, तो वो प्रेग्नेंट हुई तो खाना ठीक से नहीं खाया, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में खाना ठीक से खाएंगे तो पेट में बच्चा बड़ा होगा तो डिलीवरी मुश्किल होगी, तो औरतें प्रेगनेंसी में आधा पेट रहती हैं। अच्छा। हम मेडिकल साइंस में उनको कहते हैं कि पेट भर के खाओ तो प्रेगनेंसी में बच्चा अच्छा होगा। अच्छा, उनको मोटा बच्चा नहीं चाहिए, डिलीवरी मुश्किल हो जाएगी, तो खुद हो के स्टारवेशन करते हैं। अब इसका ही ऐसे हुआ, कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं उस गांव में, बच्चा पैदा हुआ, पहले 3 दिन आदिवासी गांव में दूध नहीं पिलाते हैं, तो माँ का दूध नहीं पिलाया पहले 3 दिन, वैसे ट्रेडिशन है। चौथे दिन पिलाने गए तो अब दूध नहीं आया माँ का। अब दूध नहीं आया तो बच्चे क्या करेंगे? गाय का दूध आजकल गांव में मिलता रही, सारा शहर में चला जाता है, तो कहीं से 1 कटोरी दूध लाती थी, उसमें 5 गुना पानी डालती थी, और वो सफ़ेद जो थोड़ा सा डाइल्यूट सा मिल्क या वाइट लिक्विड बनता था, वो गंदे बोतल से बच्चे को पिलाती थी। बच्चा भूखा, इसलिए रो 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 के उसका गला बैठ गया, दुबला होते गया, फिर उसको डायरिया हुआ, फिर उसको न्यूमोनिया हुआ। फिर वो पहली बार हमारे यहाँ आने के लिए, अस्पताल आने निकली, तो रास्ते में नदी थी, बाढ़ थी, उस किनारे नदी के बैठे रहे सुबह से शाम तक। बच्चा और सीरियस होते जा रहा है, देख रही हैं कि पानी कब जाएगा, कब नदी पार करेंगी, और एक पुल की ओर देख रही थी, जो पुल कभी पूरा हुआ नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ तो पुल का वो बीच में का जो खंभा था वो नीचे गिर गया, पुल कभी पूरा हुआ नहीं। अब ये बच्चा जो मरा, इसके क्या कारण है? तो मैंने लिस्ट बनाई तो 18 कारण है। माँ निरक्षर, इलिटरेट, बाप अल्कोहलिक, वहाँ से लेके ये अंधश्रद्धाएँ, फिर लो बर्थ वेट, डायरिया, न्यूमोनिया, वहाँ से लेके वो पुल न होना और भ्रष्टाचार। अब एक बच्चा, आदिवासी बच्चा, और उसके खिलाफ 18 कारण, और कारण भी ऐसे, शराब पीने वाला पिता, निरक्षर माँ, पुल में भ्रष्टाचार। इसमें क्या कर लोगे? मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं क्या करूँ इसके लिए? बड़ा असहाय महसूस किया। मेरे जीवन के बहुत फ्रस्ट्रेशन के दिनों में से वो था, वो बच्चा दिमाग से जाए नहीं कि ये बच्चा तो रिप्रेजेंट करता है कि भारत के बच्चे कैसे मरते हैं, इसके लिए क्या करूं। और उसमें अचानक एक ध्यान में आया कि 18 अगर कारण है तो ये तो 18 ढंग से इस बच्चे को मैं बचा सकता हूं। हर कारण ये एक वन स्ट्रैटेजी उसके लिए हो सकती है। अब मेरे लिए इसमें 18 तरीकों से कौन सी सूटेबल है? तो मैं पुल तो नहीं बना सकता हूँ, और मैं भ्रष्टाचार भी शायद दूर करना है, मैं मकसद, मैं कामयाब नहीं होऊंगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? उस गांव में हेल्थ केयर नहीं पहुँची थी, अगर उस गांव में हेल्थ केयर होती तो ये माँ की जो ट्रेजिडी हुई सब ये होती ही नहीं, वहीं के वहीं ये ठीक।
इसलिए अब ये जो समस्या है चाइल्ड मॉर्टेलिटी की, ये ऐसी मेरे जीवन में प्रकट हुई। तो जीवन आपको ऐसे कुछ संदेश भेजते रहता है, वो संदेश लेना नहीं लेना आप पे निर्भर करता है। लेकिन इसमें तो मुझे लाइफ मिशन मिल गया कि ये बच्चे अकेला नहीं है। भारत में उस समय 25 लाख बच्चे मरते थे हर साल। 25 लाख बच्चे मर रहे हैं और वो पहुंच नहीं पा रहे हैं जहाँ डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल है, 4 किलोमीटर पार नहीं कर पाया बच्चा। तो फिर तो हमको हेल्थ सर्विसेज गांव में ले जानी चाहिए। तो एक तरीका लोगों को पूछो। दूसरा, जीवन आपके सामने चैलेंज ला के खड़ा कर देता है। इधर उधर आपको ढूंढने नहीं जाना पड़ता है, किताब में नहीं ढूंढना पड़ता है कि अब मैं क्या करूं, वो जीवन में ढूंढना पड़ता है। तीसरा, जो हम जानकारी डेटा इकट्ठा करते हैं, हमारे स्टैटिस्टिकल डेटा में हमको कुछ मिलता है। बच्चे क्यों मर रहे हैं, इसके कारणों का हमने खोज की। उस डेटा में से मिला कि बच्चे इन 3 कारणों से मुख्यतः मर रहे हैं। तो अगर कुछ करना है तो बच्चों का न्यूमोनिया और ये नवजात शिशु जो होते हैं, इनके मृत्यु कम करना पड़ेगा। तो प्रश्न जो है, जो हमने चुने वहाँ काम करने के लिए, कभी तो लोगों ने कहे, कभी जीवन ने ला के खड़े कर दिए। बिल्कुल जैसे साक्षात्कार होता है या बिजली चमकती है, वैसे समस्या आपके सामने आके खड़ी हो जाती है। तो ये तो जीवन की ब्यूटी है। इसलिए जहाँ समस्याएं हैं वहाँ जाना, ये अपने आप में, ये ही अपने आप में समस्या को सुलझाने की शुरुआत हो जाती है। तो जब ये समस्या प्रकट हुई, क्या उम्र रही होगी आपकी? ये बच्चे को जब देखा उस समय मैं था करीबन 40 साल का। अच्छा। और फिर जब ये तो एक होता है कि आप देखते हैं आपके वैचारिक विश्व में एक खलबल मच जाती है, चहल पहल हो जाती है, टूट जाता है, बिखर जाता है बहुत कुछ। हमारा केंद्र बिंदु भी यहाँ से वहाँ चला जाता है। अब जब आप जब लौटे एक विश्व में जहाँ पे आपको ये चीज़ करनी थी, तो कैसे किया आपने, कहाँ से शुरुआत की, या क्या लगा कि किस तरह से इसका क्या इलाज हो सकता है? एक आदमी का रोग दूर करना अलग बात है, क्योंकि एक व्यवस्था या एक समाज में से रोग को दूर करना वो एक अलग बात है। तो ये मेडिसिन से सोशियोलॉजी का जो आपका ये चैप्टर हुआ, तो उसका पहला चैप्टर कैसे लिखा? पहला चैप्टर देखिए, अब जैसे मैं बच्चों का न्यूमोनिया, ये हमने वहाँ देखा कि बच्चे न्यूमोनिया के लिए इलाज न पाते हुए मर रहे हैं। एंटीबायोटिक का खोज लगे हुए 50 साल हो गए हैं, लेकिन वो अभी गढ़चिली के या भारत के देहातों के बच्चों तक जिनको चाहिए नहीं पहुँच रहे हैं। हम पढ़े लिखे लोग, हमको सर्दी ज़ुकाम हो जाए तो भी हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं, और यहाँ इनको न्यूमोनिया हो रहा है लेकिन एंटीबायोटिक मिल नहीं रहा है। तो कैसे पहुँचेगा? तो पहला कदम इसका एक कि गांव में जाके लोगों से एक साथ बैठ के ये पूछा कि क्या ये बीमारी को आप जानते हैं? इस बीमारी के बारे में बोलने के लिए आपका शब्द क्या है? तो लोगों ने कहा न्यूमोनिया तो हमने सुना है, लेकिन हम उसको डब्बा कहते हैं। अच्छा। तो डब्बा, लोग जिस भाषा में बोलते हैं उस भाषा में आप उनसे बोलेंगे और कहेंगे डब्बा हुआ तो झट से समझ जाएंगे। लेकिन मैं अगर मेडिकल मेरी परिभाषा में बोलूँगा ब्रोंको न्यूमोनिया, तो पहले तो लोगों की क्या भाषा है, लोगों की मान्यता क्या है, उनको पूछा कि ये न्यूमोनिया होता है आप कैसे पहचानते हैं, डब्बा हुआ कैसे पहचानते हैं? उन्होंने कहा वो आसान है, धाप लागते। धाप लागते ये लोकल मराठी शब्द हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि सांस लगती है, तो तेज सांस चलने लगती। WHO ने यही कहा था कि न्यूमोनिया का निदान करना है तो सांस गिनो, लोग जानते थे। तो WHO ने बाद में कहा कि सिर्फ सांस गिनना काफ़ी नहीं है, वो जो पसली है वो अंदर धंसती हो तो ये सीरियस न्यूमोनिया है। इसको हम लोग कहते हैं सबकॉस्टल रिट्रैक्शन या इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन। अब ऑब्वियसली इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन ये शब्द तो मैं देहात के लोगों से नहीं बात कर सकता हूँ। तो जाके पूछा कि अगर ऐसे पसली अंदर जाती है वो देखा है कभी? हाँ ये देखा है, उसके लिए तो शब्द है हमारा, बलकुशा ओढ़ने, पाचरिया ओढ़ने। दे हैड वर्ड फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, और हम उनको इलिटरेट कहते हैं। WHO धीरे धीरे
ये कहते जा रहा था, ये तो सब पहले से ही जानते थे। तो लोगों की भाषा समझना, उनकी अपनी एक परिभाषा है और बारीक से बारीक चीज़ों के लिए उनके पास शब्द हैं, हम जानते नहीं हैं। वो तो हमारी कमज़ोरी है। तो यहाँ से शुरू किया कि लोग इस समस्या के बारे में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। दूसरा जो शुरू किया ये कि ये समस्या कितने पैमाने पे है। ये एक बच्चा तो मरा, देखा, मैं हिल गया हूँ, लेकिन ये क्या मेरा ये व्यक्तिगत एक ही अनुभव है? तो बच्चे कितने पैमाने पे मरते हैं, बाल मृत्यु कितने होते हैं, इसको गिनने के लिए 100 गांवों की हमारी लेबोरेटरी हुई। इन 100 गांवों में गिनना शुरू किया। अच्छा। नील्स बोर नाम के बहुत प्रसिद्ध फिजिसिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। उनका एक बड़ा सुंदर वाक्य है। वो कहा करते थे, नथिंग एग्जिस्ट्स अंटिल इट इज मेजर्ड। तो बाल मृत्यु को गिनोगे ही नहीं तो बाल मृत्यु हुए ही नहीं, तो कोई कैसे उस समस्या को गंभीर से लेगा। तो गिनना शुरू किया। एक साल इन गांवों में होने वाला हर जन्म और हर चाइल्ड डेथ रिकॉर्ड किया, उस पर दस्तखत लिए कि सचमुच ये घटना हुई, नहीं तो काल्पनिक नहीं है, और वो मृत्यु क्यों हुए इसकी भी खोज की। तो पहले साल ध्यान में आया कि यहाँ का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी 1000 बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से कितने एक साल में मर जाते हैं। पहला बर्थडे भी वो देखते नहीं हैं, 121 थे। अच्छा। जबकि यूएसए में उस समय 6 था। गढ़चिल में 121 मरते थे। और क्यों मरते हैं? तो न्यूमोनिया और न्यूबॉर्न डेथ्स और फिर डायरिया। तो अब आपको मिल गया, लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कितने मृत्यु हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। ये ट्रायंगल अगर मिल गया तो अब इस पे सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सॉल्यूशन ऑब्वियसली ये है कि डॉक्टर तो है नहीं, गढ़चिली में तो काला पानी एरिया है, डॉक्टर जाते नहीं है, वैसे भी नहीं जाएंगे, देहात में जाके कहाँ बसने वाले हैं। तो डॉक्टर नहीं होगा तो क्या बच्चे मरते रहेंगे। तो पुरानी देखिए चीन की बेयरफुट डॉक्टर की कल्पना थी। बड़ी इंटरेस्टिंग, आपको एक बात बताऊं, चीन में बेयरफुट डॉक्टर हुआ, उसके भी पहले महात्मा गांधी ने देहातों में हेल्थ वॉलंटियर्स ट्रेन करने के लिए सुषमा नायर को कहा था, जो उनकी पर्सनल डॉक्टर थी। लास्ट टाइम मैं रही नोहाकली और वहाँ भी थी, वहाँ थे बराबर। सुषमा नायर को उन्होंने कहा कि सेवाग्राम के इर्द गिर्द के देहातों में हेल्थ वॉलंटियर ट्रेन करो, उसके लिए एक ट्रेनिंग करिकुलम बनाओ। और रविंद्रनाथ टैगोर ने, वो शांति निकेतन के पास में श्री निकेतन नाम की संस्था है, देहातों में हेल्थ और डेवलपमेंट का काम करते थे। अच्छा। उन्होंने भी हेल्थ वॉलंटियर। सो इट सीम्स कि ये कल्पना कि डॉक्टर नहीं है तो क्या हुआ, गांव के एक आदमी को सक्षम करो, ये पुरानी है, ये कोई हमारी ओरिजिनल देन नहीं है। देखिए इसको हमने अप्लाई किया चाइल्ड मॉर्टेलिटी कम करने के लिए। अच्छा। तो न्यूमोनिया का निदान और इलाज क्या हम देहात के एक औरत के या आदमी के हाथ में दे सकते हैं, उसको ट्रेनिंग करके? क्या ये नवजात शिशु जो है, इसको तो एमबीबीएस डॉक्टर बेचारा घबराता है उसको हाथ लगाने में, बड़ा मुश्किल होता है। वो नवजात शिशु कुछ नहीं बोलता है, या तो सिर्फ रोता है या रोना बंद कर देता है, दूध पीना बंद करता है और मर जाता है, और कुछ समझता नहीं है, सचमुच समझता नहीं है। इट्स एनिग्मा। तो क्या हम एक गांव की औरत को ये सिखा सकते हैं कि न्यूबॉर्न को इसकी बीमारी कैसे पहचानो, इसको कैसे संभालो? अब ये चैलेंज था, और इसके लिए फिर हमने अलग अलग मेथड्स डेवलप किए कि कैसे ये मेडिकल ज्ञान जो है उसका पूरा बाकी कॉम्प्लेक्स मामला छोड़ के बिल्कुल सिंप्लीफाइड ढंग से कैसे गांव की औरत को कुछ दिनों में हम सिखा सकें। तो उसके लिए बच्चों का न्यूमोनिया का इलाज पहले सिखाया। डायग्नोसिस कैसे करोगे, तो सांस कितनी चल रही है 1 मिनट में, इसको गिनो। बच्चे को खांसी आ रही है, अब बच्चों को तो खांसी आते रहती है, कैसे भेद करोगे कि ये खांसी सर्दी जुकाम वाली है कि न्यूमोनिया वाली है? तो सांस गिनो। अब सांस गिनने में दिक्कत कि हम जो इलिटरेट दाइयाँ होती हैं उनको भी हमारे साथ हमने जोड़ा था। वो कहे कि हमको तो गिनना नहीं आता है। अब कैसे करें, क्योंकि सांस का क्राइटेरिया WHO का था कि 50 से ज़्यादा अगर सांस है, 60 से ज़्यादा सांस है तो न्यूमोनिया। तो एक छोटा सा इक्विपमेंट मैंने बनाया जिसको नाम दिया है ब्रेथ काउंटर।
उसमें वो जो रेती की बालू की घड़ी होती है ना, सैंड टाइमर, बच्चों के खेल में से वो लगाया, और ऐसे एबैकस जैसे बीड्स। तो अगर बच्चा है, खांसी आ रही है बच्चे को, तय करना है मुझे कि ये न्यूमोनिया है कि नहीं, तो क्या करोगी, इसको ब्रेथ काउंटर को उल्टा करो, तो रेती जाना शुरू हो रही है, घड़ी तुम्हारी शुरू हो गई, वो 1 मिनट में वो पूरी रेती जाएगी। उसके पहले बच्चे की सांस गिनो, हर 10 सांस पे एक मणि को आगे हिलाओ। उसको 12 से ज़्यादा गिनना नहीं आता है क्योंकि पुराने ज़माने में डज़न हुआ करता था, तो बूढ़े लोगों को भी 12 तक गिनना आता था, डज़न। तो 10 गिना कि एक मणि आगे हटाओ, फिर से 1 से गिनना शुरू करो। तो उसकी जितनी गिनने की क्षमता थी, उसी के भीतर हर 10 सांस पे बीड़ को आगे करो। अगर 5वीं मणि लाल है, अगर 5वीं मणि तुम्हारी हिल जाए तो समझ लो कि निमोनिया है। अब इस ढंग से ये जो सिखाया उनको, इस इक्विपमेंट बना के, दाइयों के एक ग्रुप पे 50 बच्चों को हमने हमारी ओपीडी में, उन्होंने डायग्नोसिस किया ब्रेथ काउंटर से, मैंने डायग्नोसिस किया एज डॉक्टर के नाते स्टेथोस्कोप से। हमारा डायग्नोसिस 82% मैच हुआ। तो 82% तो वो करेक्ट डायग्नोसिस कर रही हैं। तो इस ढंग से बहुत सिंप्लीफाइड तरीके, आपको अगर ये कॉम्प्लिकेटेड एक्सरे स्टेथो ये सब नहीं है और फिर भी गांव के बच्चों को बचाना है, तो उस विज्ञान को बहुत छोटा और आसान करना होगा, जो कि उस गांव की औरत भी उसको पिकअप कर ले। और फिर उन्होंने जब जांच करके उनका इलाज किया, उनको एंटीबायोटिक दिया, इलाज किया, उसका हमने एक प्रयोग किया, 104 गांव में प्रयोग किया, और उसमें ये सिद्ध हुआ कि इस ढंग से इलाज उपलब्ध करने से न्यूमोनिया के डेथ्स पहले ही साल 76% कम हो गए। तो दी लैंसेट ने इसको, ट्रायल अभी पूरी होनी थी हमारी, 2 साल की ट्रायल थी, लेकिन 1 साल पूरा हुआ तभी लैंसेट ने इसको ओरिजिनल रिसर्च के रूप में पब्लिश कर दिया। अच्छा। कि ये दुनिया की पहली फील्ड ट्रायल है, कंट्रोल ट्रायल, कि जिसमें देहातों में बाल मृत्यु न्यूमोनिया के कैसे कम करें, ये सक्सेसफुली दिखाया है। तो समस्याएं अपने आप में ऐसी पेश करती हैं, और उसको सुलझाना हो तो आपको गांव के ही लोगों को आप कैसे साथी बनाएंगे, कैसे सक्षम करेंगे। तो गांव में हेल्थ केयर देना, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एम्पावरमेंट। इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी अपने मोबाइल हॉस्पिटल करके हमको वहाँ पहुँचना है। नॉलेज पहुँचना है, स्किल्स पहुँचनी है, एबिलिटीज़ पहुँचनी है। तो इट्स अ ट्रांसफ़र ऑफ पावर, इस सत्ता परिवर्तन है। और मेरे लिहाज से तो ये कोई राजकीय सत्ता परिवर्तन से छोटा परिवर्तन नहीं है कि गांव की एक औरत न्यूमोनिया को डायग्नोसिस करे, उसका इलाज करे और मरने वाले बच्चे को बचा ले। ડોક્ટર અભય બંગ સાથે બાકીનો સંવાદ નિહાળો આવતા રવિવારે બપોરે 12:30 કલાકે માત્ર ડીડી ગિરનાર અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ડીડી ન્યૂઝ ગુજરાતી પર।